नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सबसे अच्छा साहित्य सबसे मुश्किल दौर में रचा गया है, जब सत्ता की संगीनें तनी होती हैं और प्रतिक्रियावादी ताकतें रचना कर्म पर पाबंदी लगाने को उद्धत होती हैं, तभी रचनाकारों की असली परीक्षा होती है। अगर वे उनके सामने तनकर खड़े होते हैं और समाज को जगाने चेताने के लिए रचते हैं, तो उन्हें वो प्रतिष्ठा मिलती है जिसकी वो कामना करते हैं, अन्यथा उनका रचा इतिहास के कूड़ेदान में समा जाता है। मौजूदा दौर की इस मांग को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे, क्या रचनात्मकता को खत्म कर रहा है सोशल मीडिया? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं नासिरा शर्मा, गीता श्री और प्रवीण कुमार। दूसरी आवाज में वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज कविताओं के बारे में बात करेंगे। और अंत में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का कटाक्ष बाजार के हमले पर नाकाहों से बैर में। सोशल मीडिया ने बहुत सारे रचनाकारों को मंच दिया है, उनकी प्रतिभाओं को उभारा है और उन्हें पहचान दी है। मगर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे रचनाकारों का मानना है कि सोशल मीडिया का रचनात्मकता पर उल्टा असर पड़ रहा है। उनके मुताबिक झटपट टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और वाहवाही लूटने की प्रवृत्ति हावी हो गई है, जिसकी वजह से ठहर कर सोच समझकर लिखने की प्रवृत्ति कमजोर हो रही है। क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? आज की बहस का यही मुद्दा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा, गीता श्री और प्रवीण कुमार। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। गीता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के आने से बहुत सारे रचनाकारों को मौका मिला है, जिन्हें पत्र पत्रिकाओं में जगह नहीं मिलती थी, उनके लिए एक बड़ा मंच खुल गया है। दूसरी तरफ बहुत सारे रचनाकार ये शिकायत करते मिलते हैं कि ये फेसबुक और सोशल मीडिया में उलझकर हमारा लिखना पढ़ना अव्यवस्थित हो गया है, कम हो गया है, जितना समय देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या तजुर्बा है? आपको क्या लग रहा है, ये सोशल मीडिया रचनात्मकता को किस तरह से प्रभावित कर रही? मुकेश जी, शुक्रिया। अभी जो मंच पर हम तीन लोग बैठे हैं, वो तीन आपके सवाल के जवाब की तरह हैं। वो इस तरह से जवाब की तरह हैं, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। क्योंकि मैं खुद केस हूँ, प्रवीण केस है और नासिरा आपा बहुत क्रिएटिव है, लेकिन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उतनी एक्टिव नहीं है। उसकी वजह खुद बताएंगी। और जितना मैं समझती हूँ, प्रवीण 2-2, 2.5 साल डुबकी लगाते हैं, सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं, फिर एक बड़ी किताब लेकर आते हैं। पिछले साल का मेरा जो तजुर्बा था कि मुझे एक उपन्यास लिखना था 150 पेज का, और मैं फेसबुक से पहली बार चारों तरफ से मैंने अपने आप को डीएक्टिवेट किया। और मैंने ये पाया, मेरा ये तजुर्बा था कि उन 15 दिनों में और 1 महीने के भीतर मैंने 50,000 शब्द लिख लिए। तो मेरे लिए सोशल मीडिया नुकसानदेह होता अगर उन दिनों में, जैसे आजकल मैं कुछ लिखना चाहती हूँ और मुझ में आत्मनियंत्रण की कमी है और मैं सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पा रही हूँ, उसका मोह इतना ज्यादा है, मेरी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है। मुझे दूसरों का नहीं पता, उन लोगों का वो जाने जो सोशल मीडिया के लिए ही क्रिएटिव हुए हैं, या उनकी सारी रचनात्मकता सोशल मीडिया पर फूट फूट कर निकल रही है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरी एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगी। पिछले दिनों हम लोग कभी कहीं एक मंच पे थे, तो मेरी एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र अमृता राय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उसमें उनका था कि मौजूदा समय में तकनीकी विकास ने लेखन के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जैसे लेखन का मुकाबला दृश्य से है, दृश्य का श्रव्य से है, श्रव्य का समय से है, और समय का सियासत से है। यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि समय का
सोशल मीडिया से है, क्योंकि मैक्सिमम समय आप मोबाइल पे, एक ऐप है जिससे आप मोबाइल पे आप जान सकते हैं कि दिन भर में आपने कितना वक्त सोशल मीडिया पे दिया। मैं देखती हूँ कि उससे कम मैंने क्रिएटिविटी को दिया, तो मैं कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जीवन में संतुलन नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप कहीं ना कहीं एक तरफ ज्यादा झुके होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। तो मेरे लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होना मेरी रचनात्मकता का नुकसान है, और ये जानते हुए भी इस नुकसान को मैं उठा रही हूँ, ये जानते हुए कि मैं अगर इससे कट जाऊंगी तो मैं बेहतर लेखन या लेखन कर पाऊंगी, नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मोहग्रस्तता है जिसने मुझे रोक रखा है, मेरी क्रिएटिविटी को भी ताक पे रख दिया है और मुझे यहाँ पे रोक रखा है। मुकेश जी। जी जी। तो नासरा जी, ये एक किस्म का एडिक्शन भी है, एक नशा भी है सोशल मीडिया, फेसबुक, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, तुरंत कुछ लिखा, तुरंत आपको रिएक्शन मिल रहा है, लाइक्स मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह हो रहा है, और आप उसमें रमे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक टिकाऊ लेखन जिसको कहते हैं, तुरंता लेखन के मुकाबले उसमें बाधा आती है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष ये भी देखते हैं कि अगर आप पत्र पत्रिकाओं के भरोसे रहें तो वो महीने 15 दिन में आएंगी, उनके लिए एक लिखेंगे, और आप में अगर सामर्थ्य है, क्षमता है ज्यादा लिखने की, तो फिर उसके लिए तो मंच होना चाहिए। ये विरोधाभास, या कहना चाहिए कि दो चीजों की सवारी कैसे साधी जाए, साधना संभव है क्या? अनम्यूट कर लीजिए नासरा जी। जी बिल्कुल है, इसलिए कि संतुलन तो हर फील्ड में बहुत जरूरी होता है। गीता श्री ने ही मेरे ऊपर जोर डाल के फेसबुक पे मुझे लाई, और रात दिन इनका कहना था कि दीदी ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं हमेशा कहती थी कि राइटर एक प्राइवेट पर्सन होता है, उसकी हर चीज इंटरव्यू में खुले, उसके जाने के बाद खुले, तब वो जिंदा होना शुरू होता है। बहरहाल मैं हूँ गीता श्री की वजह से, तो मेरा तजुर्बा कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उससे जो चीजें फारसी की थी, मेरी यादों की थी, जिसको पढ़ के लोग अच्छा फील करते हैं, मैं वो डालती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा शॉकिंग तो है कि जो लोग लगातार उस पे बने रहते हैं सोशल मीडिया पे, वो कुछ ऐसी तस्वीरें डालते हैं जो गैर जरूरी, लेकिन वो नजरों से गुजरती है। मरने पे भी कुछ अजीब तरह की चीजें आ जाती हैं, बिना देखे बटन दबाना। मैं जो चीज कहने जा रही हूँ वो ये है कि पत्रकारिता और साहित्य का मिजाज अलग है। पत्रिका आपको रोज जीना सिखाती है, आपको रिएक्ट तो करना पड़ेगा डेली। और हमारे सामने गीता श्री हैं, वो कहती थी कि 5 बजे से मेरी बेचैनी शुरू होती, कुछ लिख के भेजो, क्योंकि बाई प्रैक्टिस वो पत्रकारिता से जुड़ी रही है। मेरा दूसरा कहना यह है कि जो साहित्य है वो बहुत ठहरने वाली चीज है, वो इंसान को बनाती है, इंजीनियर है वो। तो उसमें जो संवेदना होती है उसको बहुत ठहर के और बहुत प्रमाणिक करके आपको पेश करना पड़ता है। हड़बड़ी में साहित्य ना रचा जा सकता, ना पढ़ा जा सकता है, और ना छपना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है, उसको अच्छी बात भी हम कह सकते हैं कि सबको लिखने का शौक हो गया है। कुछ ना कुछ जो है वो किताबों में भी आ रहा है, उसमें निकलता कुछ नहीं है। और परेशानी है, सबके पास भाषा अच्छी आ गई है कुछ को छोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर संतुलन नहीं रहेगा तो आप साहित्यकार नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस बात को मैं कह रही हूँ कि 15 दिन आप रख लीजिए एक चीज लिख के, उसके बाद आप उठाइएगा तो आपको अपनी गलतियां खुद पता चलेंगी। आप उस चीज को पकने तो दीजिए, उस विषय को। ताबड़तोड़ में आप डालते हैं और लोग यूं ही दिल दुखाने के लिए कि दिल इनका ना दुखे, वो कह देते हैं बहुत अच्छा है। इससे राइटर्स डिके हो रहा है। लेकिन एक बात और है जो आपने कही है, नई पीढ़ी को मैं शाबाशी इस नजर से दूंगी कि हमारा जो दौर था वो थोड़ा इनसे कठिन था। बड़े लोगों से हम कह नहीं सकते थे आप हमारे लिए लिखिए, क्योंकि बहुत मतलब बहुत छोटी और बहुत अजीब सी बात समझी जाती थी। और किसी के ऊपर हम जोर डालें या गैंग बनाएं, ये सब चीजें
नहीं थी। लेकिन नई जनरेशन ने कहा कोई जरूरत नहीं, हमें ये मीडिया मिल गया है, हम इससे आलोचना भी करेंगे, किताब की बिक्री भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, सब कुछ। ये दो चीजें अलग हैं, साहित्यिक लेखन और सोशल मीडिया पे एक्टिव होना। थोड़ा सा फर्क होगा, जो दूसरे तरह के वीडियो मजाकिया डाले जाते हैं या उससे। लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य के लिए बहुत ही खतरनाक बात है सोशल मीडिया, और इसको मैं लगातार क्रिटिसाइज करती आई हूँ। और जो बात गीता श्री ने कहा कि मैं बहुत कम दिखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए मेरे पास इतना मैटर नहीं रहता है कि मैं सोशल मीडिया में रोज, और मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 नावों पे इकट्ठा सवार हूँ। कभी फारसी की हो जाती हूँ, कभी हिंदी की, कभी उर्दू की, कभी घर की। तो आप इतना ज्यादा हर चीज डाल नहीं सकते हैं। लोग जो है वो दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो गलत इस्तेमाल है। और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बहुत संजीदा राइटिंग है और न संजीदा गंभीर लेखक है। जी, लेकिन मैं इसके एक तो सामान्य बात हो गई सोशल मीडिया के बारे में कि वो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करता है, आपकी ऊर्जा और आपकी रचनात्मक को सोख लेता है, जो आप बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आपने कहा कि राइटर्स का डिके हो जाता है। प्रवीण कुमार जी, क्या आप, ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पर या गीता जी या नासिरा जी ये संयम धैर्य कई बार दिखाकर गायब होकर सोशल मीडिया से कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि अच्छे अच्छे रचनाकार, लेखक, कथाकार, कवि वो बड़ा काम करने से बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। हालांकि जो सोशल मीडिया में कह रहे हैं मैं उसको कर रहे हैं, उसको मैं कम नहीं आंक रहा हूं, हो सकता है उसकी अपनी भूमिका भी हो, वहां भी उनकी उपस्थिति उस बड़े पाठक वर्ग को कहीं ना कहीं एक अच्छी सामग्री देने का काम कर रही होगी। लेकिन एक जो बड़े काम की बात अक्सर हम लोग करते हैं साहित्य में, क्या वो आपको कम होता दिख रहा है? मुकेश जी, मुझे 3 बातें कहनी है। पहला ये कि सोशल मीडिया कहने का मतलब क्या है। जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो मूलतः फेसबुक है, जिसने सोशल मीडिया की जो आज के की बातचीत है उसका 95% हिस्सा घेर रखा है। अगर आप ब्लॉग की बात कर रहे हैं, ब्लॉग पेज की बात कर रहे हैं, वो एक अलग दुनिया है, वो एक सीरियस दुनिया है, जैसे समालोचन ही है या जानकी पुल ही है, जहां रचनाएं आती हैं। वो एक दूसरी दुनिया है। सोशल मीडिया का यहाँ आशय मैं फेसबुक मानता हूँ, ट्विटर भी नहीं। फेसबुक, रील्स और इंस्टाग्राम, ये 3 चीजें, इन्हें मैं रचना का मंच नहीं मानता। व्हाट्सएप ग्रुप भी जोड़ लीजिए आप। इन्हें मैं रचना का मंच नहीं मानता, इन्हें मैं प्रचार का मंच मानता हूं। कारण, कोई भी रचना अगर स्मृति में नहीं है तो आपका, इसका मतलब है कि आपका जिंदा संबंध नहीं है। फेसबुक पे, माफ कीजिएगा फोन आ गया था, फेसबुक पे हमने 5 दिन पहले क्या लिखा हमें याद ही नहीं, लेकिन कौन सी कविता किस कहाँ छपी थी, कब हमने लिखी थी या कहानी कब लिखी थी, उसकी प्रक्रिया से लेकर छपने की प्रक्रिया तक हमें याद रहता है। इसलिए सोशल नेटवर्किंग साइट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें इसकी स्मृति ही नहीं है, और जिस रिश्ते की स्मृति नहीं होती वो कमजोर माना जाता है या मृत माना जाता है। हमें पता नहीं होता कि 10 दिन पहले हमने क्या लिखा है, हमें याद नहीं होता कि 20 दिन पहले हमने क्या पढ़ा है। ये तुरंत फुरत जो नासिरा मैम बार बार कह रही हैं, हड़बड़ी का साहित्य है, इसलिए मैं इसको साहित्य एक तो मानता नहीं हूं उस रूप से। एक ये स्मृति का दोष है। दूसरा, तुरंत फुरत लिखने की बात। ये याद रखिए कि गंभीर पत्रिकाओं में जब लिखा जाता है, एक संपादक होता था, आपका कलेजा काट देता था, इतनी वो गलतियां लगाता था और सुधारता था। क्या सोशल साइट पे आने वाली ये चीजें संपादित हो पा रही हैं? ब्लॉग की बात नहीं कर रहा हूं, आप कुछ भी उठा के लिख दे रहे, किसी की भी बातचीत क्या वो साहित्य हो जाएगा? कोई डिक्शनरी उठा के उसकी व्याख्या कर दे तो वो साहित्य हो जाएगा? दिक्कत ये है कि हमने नई पीढ़ी और खुलापन के नाम पे साहित्य का आकार थोड़ा सा इतना उदारता दिखा के बड़ा कर लिया है
कि हमारा वास्तविक जो क्लासिक रूप है साहित्य का वो तो दब ही गया है, हमारी रचनात्मकता भी खराब हो रही है। एडिटर कोई नहीं है इस दुनिया में, आप कुछ भी लिखिए, हूं में बिंदी लगेगा कि चंद्र बिंदी लगेगा आपकी परवाह नहीं है में बिंदी लगेगा कि केवल है लगेगा आपको परवाह नहीं है, नुक्ते की आपको परवाह नहीं है, और आप साहित्यकार कहलाना चाहते हैं। दिक्कत दो तरह से हुई है। पहली ये कि तकनीक की समझ जिनको हुई है वो साहित्यकार बनने चले हैं, और जो वास्तव में साहित्यकार हैं वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा तकनीशियन भी बन जाए हम। अब इसमें झोल हो गया है मुकेश सर। और जो संतुलन की बात कह रहे हैं ना, मैं कहता हूं कि फेसबुक एक प्रचार का तंत्र है। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लिखिए, 2-3 महीना प्रचार कीजिए, और फिर हाथ जोड़ के विदा लीजिए। आपको सीरियस राइटिंग पढ़नी है, ब्लॉग है, ब्लॉग के मार्फत आ जाता है। देखिए अब तो ऐसी संरचनाएं और चीजें निकल आ गई हैं अब, मतलब 5-7 वर्षों में, कि हमें पता होता है कि अच्छी चीजें कहाँ लिखी गई हैं, छपी है। जरूरी नहीं कि आप सर्फिंग करें, आपको कहीं ना कहीं से चीजें आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस चक्कर में हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टा, इनसे किसी रचना की प्रतिष्ठा होती है, तो मैं उसके मतलब मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एकमात्र प्रचार का साधन है। गुणवत्ता की जांच पाठक करते हैं। और जी मैं मानता हूं कि अंतिम वक्तव्य, और मैं मानता हूं कि फेसबुक की दुनिया में एक बड़ी आबादी झूठे पाठकों और झूठे लेखकों की बढ़ी है। ये दोनों झूठे हैं, बिना पढ़े हुए वाव लिखते हैं, एक्सीलेंट लिखते हैं, आप लिखते हैं शानदार है, अद्भुत है। वो पाठक को नहीं पढ़ते, पाठक लेखक को नहीं पढ़ रहे हैं, और लेखक पाठक को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये इसमें अधिकांश, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, इसमें अधिकांश दुनिया दिखावे, झूठेपन और चमत्कार पैदा करने के लिए, इसका वास्तविक साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा आरोप भी है और मेरा अपना मत भी है। जी, गीताश्री जी, क्या इसको हम लोग थोड़ा और गहराई से चिन्हित कर सकते हैं कि जैसा अभी प्रवीण जी ने कहा कि निश्चित रूप से इससे गंभीर साहित्य या क्लासिकल साहित्य या साहित्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो हम इसे कैसे, ये एक तो जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, ये प्रवीण जी का, आपका या नासिरा जी का अपना एक आकलन हो गया, लेकिन इसको अगर हम दिखाना चाहें कि किस रूप में दिख रहा है साहित्य में, अगर ये गिरावट दिख रही है तो कहाँ दिख रही, कैसे दिख रही है, तो आप क्या उदाहरण देंगे? मुकेश जी, मेरा प्रवीण भाई थोड़ा ज्यादा कड़ा रवैया रखते हैं, और रखना भी चाहिए क्योंकि उनका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है, आपा का अलग है। मैं प्रवीण भाई की एक बात से अपनी बात शुरू करके आपके जवाब तक आऊंगी। जो प्रचार का तंत्र आप मान रहे हैं प्रवीण भाई, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये प्रचार, यहाँ ये प्रचार की जगह है, बिल्कुल। लेकिन भाई आपको ये मानना पड़ेगा, चूंकि आप अभी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो जो ज्यादा एक्टिव है वो अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा है। पहले पाठक भाई अदृश्य था। मैं चिट्ठियों से आपसे बातें करता था या फोन पे और मैसेज के जरिए आता था। मेरा ये अनुभव है कि प्रवीण भाई आपका कैमरा फिर वैसे ही पहले जैसा हो गया, हाँ हाँ, आप टच मत करिए कुछ भी। मेरा ये अनुभव है कि पाठक, फेसबुक सिर्फ प्रचार का माध्यम अगर है तो इसमें लेखक का एक फायदा ये है कि इससे पाठक सीधा आपसे जुड़ा है। अब रही बात जो वहां पे लिखा जा रहा है वो सारा साहित्य नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे उदाहरण देना चाहूंगी आपको। मैं बहुत निगेटिव होकर नहीं सोचती हूँ किसी चीज के बारे में, खासकर सोशल मीडिया के बारे में, जिसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी और जिसने मुझे बहुत सारे पाठक दिए। मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ कि मैं अपने पाठकों से सीधा संवाद करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, जो शुद्ध पाठक है, लेखक नहीं। मैं लेखक को पाठक के तौर पे देखती भी नहीं हूँ। कोई लेखक कि दूसरे लेखक को उस तरह से उतनी ईमानदारी और उतनी उदारता से पढ़ता नहीं है, क्योंकि सब आत्ममुग्ध लोग हैं, या आत्ममुग्धों की दुनिया है साहित्य। मैं सिर्फ शुद्ध पाठक की बात कर रही हूँ। अब रही बात कुछ अच्छी बातें, पिछले कुछ सालों में कुछ लेखकों ने, जिसमें जयंती, नीलिमा वगैरह ने, सीरीज में 30 लोग 12 लोग मिलके नॉवेल लिखा है उन्होंने।
और 150-200 पेज का उपन्यास, और फेसबुक पे ही सबने अपने अपने एपिसोड डाले और वो उपन्यास आया और वो बढ़िया उपन्यास है। तो कई बार होता ये है मुकेश जी कि आप अपने टैलेंट को कैसे पब्लिकली भी, अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिकली भी कैसे संभाल लेते हैं, सब बात संभालने की है। प्रवीण भाई इससे नहीं संभल सकता, क्योंकि प्रवीण भाई की जिंदगी कई खांचों में है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना भी है और लिखना भी है और पढ़ना भी है। लिखने से ज्यादा पढ़ने वाली पढ़ाकू हैं। आपा लिखती हैं, आपा को एकांत चाहिए, मुझे भी एकांत चाहिए, लेकिन मैं एक दुनिया से, चूंकि मेरा लेखन इस दुनिया से दोस्ताना संबंध बनाने के लिए है, मैं दुनिया को संबोधित करती हूँ, तो मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत निगेटिव जगह नहीं है सिवाय समय बचाने के। नहीं गीता जी माफ कीजिए, आपको टोक रहा हूँ मैं। हम लोग सोशल मीडिया में बहुत खामियां भी हो सकती हैं और बहुत खूबियां भी हैं। आपने प्रयोगों की बात की, एक बड़ी प्रयोग स्थली भी है, वो तरह तरह के प्रयोग भी करने की छूट आपको सोशल मीडिया दे रहा है। लेकिन प्रश्न आज का ये है कि अगर इसका रचनात्मकता पर बुरा असर पड़ता है, आप सबने ये अंडरलाइन किया है कि हाँ पड़ता है, तो वो किस रूप में दिख रहा है हमारे साहित्य में? बहुत सतही, बहुत औसत, ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि फेसबुक पे जो कविताएं आ रही हैं, जो कहानियां डाली जा रही हैं हड़बड़ी में, बिना संपादक और बिना डेस्क, मैं तो कॉपी एडिटर रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि कॉपी एडिट कैसे की जाती है। हमने तो जब साहित्य का पेज देखती थी मुकेश जी, तो बड़े बड़े साहित्यकारों की कॉपी कहानी एडिट की है मैंने, मेरे पास उदाहरण है, मैंने तो सब बंच रखती हूँ, कहानियां एडिट की है मैंने, और कहानीकार का फोन आया है कि यार तुमने बहुत अच्छा एडिट किया, कहानी तो वहीं खत्म हो रही है, बेकार में नीचे 400 वर्ड मैंने डाल दिया था। हमारे पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है साहित्य पेज देखने के। तो जो फेसबुक सोशल मीडिया की वजह से ये हो रहा है कि बहुत हड़बड़ी में है, हम उथले हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन चाहिए, जल्दी लाइक चाहिए, जल्दी लोगों तक जाना है, पहुंचना है, हमें पहुंचने की हड़बड़ी है लोगों तक। मतलब बेचैनी इतनी है कि हम जो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, उसको सबको सुनना चाहिए तुरंत, और तुरंत सबका रिएक्शन भी चाहिए। तो ये जो बेचैनी है ना, इस बेचैनी ने क्रिएटिविटी को प्रभावित किया है और गुणवत्ता को प्रभावित किया है। अगर आप जैसे आपा हैं या प्रवीण भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक की परवाह किए बगैर कि वहां रिएक्शन नहीं चाहिए और वहां का अप्रूवल नहीं चाहिए, जब ये लिखते हैं और किताब लेकर आते हैं, तब देखिए आप इनकी किताबें, इनकी रचनाएं। आपा जब अल्फा बीटा गामा लिख रही थी, किसी को क्या पता कि क्या लिख रही थी, हालांकि आपा ने संकेत दिया था यूट्यूब के वीडियो के जरिए, लेकिन कोई पहुंच नहीं सकता था कि इतना बड़ा उपन्यास लेकर आने वाली है आपा। तो इसका मतलब अपनी गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए जिस बैलेंस की बात हो रही है वो संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब आप अपने को डीएक्टिवेट करेंगे। लिखते समय एक लेखक इतना निर्मम होता है कि अपने परिवार, अपने समय और समाज तीनों से कटता है, तो आपको सोशल मीडिया से भी कटना पड़ेगा। एक चौथी चीज है सोशल मीडिया। जब आप नहीं कटेंगे, आप अपने भीतर नहीं लौटेंगे, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। बिखरी हुई चीजों से तो कभी कुछ नहीं बनती ना, बिखरी हुई चीजें तो कुछ कोई आकार ले नहीं सकती। तो खुद को समेटने के लिए, और वो तभी संभव है जब आप चारों तरफ से कट के अपनी क्रिएटिविटी के पास लौटे। और इसका नुकसान और इसके फायदे मैं देख चुकी हूँ, तो शायद मैं खुद ही पिछले कई दिनों से इस मौके की तलाश में हूँ कि मैं कब डीएक्टिवेट होऊं। मुकेश जी, नासिरा जी, ये देखिए, व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के तीनों के हैं और आपने तीनों ने ये महसूस किया है कि सोशल मीडिया में सक्रियता का मतलब आपकी रचनात्मकता का प्रभावित होना है, गुणवत्ता का प्रभावित होना है। लेकिन अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो इसको सीधे तौर पर समझना चाहें कि सोशल मीडिया के आगमन के बाद साहित्य, जो गंभीर साहित्य है, जिसकी गुणवत्ता पर हम चिंता कर रहे हैं, उसका क्या हुआ, उसमें किस तरह से असर दिख रहा है, तो आपका आकलन क्या कहता है? अनम्यूट कर लीजिए। मैं कहना चाहूंगी कि जो साहित्य और साहित्यकार है, उसमें जो आज शिकायत है, मुझे खुशी ये है कि प्रवीण जी और गीता ने खुद नई पीढ़ी और अपनी पीढ़ी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जब बुजुर्ग ये बात कहते हैं तो उन्हें ये फील होता है
कि ये बिला वजह की अड़ंगा लगा रही हैं। लेकिन सच पूछिए तो जो हम लोग जीते थे या हमारे बुजुर्ग जीते थे, और जो अंदर यात्रा हम करते थे एहसास के लेवल के ऊपर या दूसरे इंसान को समझने की, वो हमारी राइटिंग में आती थी। आज जो है मैं कह सकती हूँ कि 75% लोग गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरे राइटर से चीजें उठा लेते हैं और उनकी एक चीज बन जाती है। क्योंकि राइटर बनना पीड़ा को बहुत सहना होता है, उस पीड़ा को सहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे गीता ने कहा कि सब कुछ छूट जाता है। मानी बात है, जब हम एक नॉवेल लिखेंगे तो एक शहर बसाएंगे, शहर में मेरा एक घर होगा, हीरोइन का, हीरो का, उसके बच्चे होंगे, खिड़की होगी, अनाज होगा, खान पान होगा। तो हम कैसे अपनी परिवार को देखेंगे? तो हमें अपने को छीलना पड़ता है। लेकिन आजकल की जो राइटिंग में सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, वो सोशल मीडिया एक दूसरे तरीके से डीके की तरफ ले जा रहा है राइटर को, कि सारी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं और चलता फिरते कुछ जुमले डाल देते हैं, या प्रेम कथा हो जाती है, या पुराना कोई इनकलाब होता है उसको ले आते हैं और इनकलाबी राइटिंग हो जाती है। तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जो चीज आपने सही नहीं देखी, नहीं दूसरों की महसूस नहीं की, वो आपकी राइटिंग में आती नहीं है। और बहुत लोग मुझसे शिकायत करते हैं आपने मेरी किताब पे लिखा नहीं। देखिए, हर एक किताब पे लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है, आपके पास भी टाइम नहीं होता है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है हाथ क्या लगा, भाषा अच्छी है, रोमानी है, और बहुत सारी घटनाएं हैं, जोश है और रिवोल्ट है। लेकिन एज अ पाठक हमको दिया क्या गया है? क्यों हमारी पुरानी कहानियां आज तक हमारे साथ चलती हैं? क्यों जरूरत होती है सोशल मीडिया को या किसी चीज को कि बुजुर्ग राइटर से चीजें उठाई जाती हैं? अच्छा, प्रकाशकों से पूछो कि आप क्या सोचते हैं, बोले आप लोगों जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन हमको काम करना है तो हम छापते हैं। लेकिन उनके पास 5-6 क्या 15-20 तो राइटर इस वक्त संजीदा हैं जो बहुत संजीदगी से लिख रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ भी ये है कि वो सूचनाएं ज्यादा देने लगे हैं बनिस्बत इंसान को पहचानने के लिए, एक वैल्यूज देने के लिए। देखिए, हमारे सीरियल्स में और पाकिस्तानी सीरियल में क्या फर्क है? जो लोग दीवाने हैं, कोई जेवर नहीं, कोई कपड़े नहीं, फेस का एक्सप्रेशन, और वैल्यूज देते हैं, वो आपको जगा देते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं। हमारे क्या है, जेवर से लदी औरत है, वार्डरोब है, महल जैसे घर हैं जो आपके ऊपर असर नहीं डालते। उसी तरह जो हमारा आज का राइटर है वो अपने से अलग होके एक इंफॉर्मेटिव चीजें देने लगा है जो हमको सोशल मीडिया में मिल जाती हैं अलग तरह से, सियासी वीडियो में, अखबारों में। तो आप साहित्य को कैसे अलग कर पाएंगे कि आपने एक ऐसी चीज दी जिसमें आप इंसान से मिले? मुझे सबसे बड़ी शिकायत आज की राइटिंग से ये बहुत बड़ी है। और हमें याद है कि हम बाहर के किरदारों से आज भी अगर पढ़ते हैं अनुवाद तो हमें लगता है अरे क्या मिल गया हमको, अरे ये ऐसा भी होता है। तो हम बड़े होते हैं दिमागी तौर से और इमोशनली, वो हमको नहीं मिल रहा है। चंद लोगों को छोड़ के सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन से साहित्य नहीं लिखा जा सकता है। जी, साहित्य के लिए संवेदनाएं चाहिए और संवेदनाओं के लिए अनुभव चाहिए जीवन के। जी बिल्कुल, ये एक जुड़ी हुई बातें हैं तीनों। लेकिन प्रवीण जी, समय तो बदल गया है, दुनिया बदल गई है, और ये सोशल मीडिया हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जरूरी हिस्सा बन गया है। तो ठीक है, पिछली पीढ़ी के और हो सकता है आप लोग भी अभी सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग थलग रह पाते होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो इसी में जी रही है और इसी से साहित्य रचेगी, इसी में रच के साहित्य रचेगी। तो वो क्या करेगी? क्या वो सोशल मीडिया में जो अनुभव साझा हो रहे हैं, क्या
वो भी एक तरह का कच्चा माल नहीं है अच्छा साहित्य रचने के लिए। अच्छा साहित्य रचने के लिए अच्छा लिखना और धैर्य और संयम चाहिए, ये जरूरी है, समय भी चाहिए, लेकिन ये भी एक स्रोत हो सकता है। क्या इसकी संभावना देखते हैं आप? ये समय देने की बात है। अंततः मैं यही कहूंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर है लेकिन एक्टिव नहीं है, दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने अकाउंट्स बना लिए हैं, वो बीच बीच में पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ लिखते नहीं है, और उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है। जो मेरी बातचीत में तलखी थी, वो तलखी इस रूप में थी पिछली बातचीत में, क्योंकि एक फेक दुनिया लगातार बन रही है, फेक अकाउंट्स लगातार बन रहे हैं, गैंगबाजी बहुत भयानक हो रही है। मतलब सीधे कहूं तो गैंगवार भी बीच बीच में चलते हैं, जिसको ट्रोल के रूप में हम आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम नेगेटिव सोचता हूँ, लेकिन मुकेश सर, अब आप भूसे से गीता जी सुई की बात से निकालने इतना की तरह, प्रभावित मत हो जाइए। भूसे से सुई निकालने की तरह है ये कच्चा माल जिसे आप कह रहे हैं। इतना लिखा जा रहा है कि अ, मतलब वो सारा का सारा पढ़ना मुश्किल है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सेलेक्टिव तो होना होगा, संपादक तो खोजना होगा, अपने लिए भी और जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि जिसे आप कच्चा माल कह रहे हैं, वो मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा कौन सा साहित्य लिखा जा रहा है इस वेबसाइट पे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे या फेसबुक पे, जिसकी स्मृति आप में धसी हुई है, हमें याद ही नहीं है। तो कच्चा माल के रूप में कुछ चीजें आ जाएंगी, लेकिन वो भूसे को खोजने में सुई के नोक को खोजने की तरह है। और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः कच्चा माल इंफॉर्मेशन के रूप में आ रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, अगे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी नई कविता आंदोलन में, कि हमारे भाव शाश्वत होते हैं, बदले हुए समय के हिसाब से अनुभव करने की प्रणालियां बदल जाती हैं। वो अनुभव करने की प्रणालियां जब बदलती हैं तो अभिव्यक्ति बदलती है। उस अभिव्यक्ति की मांग नई भाषा में होती है, इसलिए नई कविता का जन्म हुआ। मैं भी मानता हूं कि नई तरह की अभिव्यक्तियां आई हैं, लेकिन हम जिसे कहते हैं ना सफरिंग, अनुभव प्रक्रिया, ये बहुत ही, इसकी रफ्तार कमजोर हो गई है या बाईपास कर दिया है हम लोगों ने। जी। सॉरी, कोई इसका बात। प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां यूज ना करें, ये खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है फॉर्म बदल जाएगा। जब जी। सीरियस लोग इस पे कुछ बात लिखेंगे तो मुझे लगता है कि इसी में कोई गठन संगठन बन जाएगा। जैसे समालोचन तो है ना भाई, बिल्कुल। तिरछी नजर है, तिरछी स्पेलिंग है ना, प्रभात रंजन जी का है ही ना, जानकीपुर, जी। लोग लिख रहे हैं ना। तो ये तो क्या पता नहीं एक दुनिया बदले। लेकिन अभी मैं तीन चीजें मैं फिर कह रहा हूं, फेक पाठक और फेक लेखकों का जन्म, मतलब ये गर्भगृह है फेसबुक। इसे मतलब मेरी कुख्यात टिप्पणियों के रूप में देखा जाए कि फेक लेखक और फेक पाठक का गर्भगृह है फेसबुक। इसमें इसकी स्मृति 2 या 3 दिन की होती है, और यहाँ होने वाली बहसों और लड़ाइयों का कोई अस्थाई महत्व नहीं है। जी। तो कुल मिलाकर ये कि साहित्य के लिए, अच्छे साहित्य के लिए चुनौती तो है ये सोशल मीडिया, और रचनाकारों के लिए भी, कि वो किस तरह से सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करें और कितना इस्तेमाल अपना वहां होने दें। अगर अच्छा रचना है, थोड़ा टिकाऊ रचना है, तो सोशल मीडिया से बचना भी होगा और उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा जितना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कविताओं को समझ पाने या न समझ पाने को लेकर टीका टिप्पणियां की जाती रहती हैं, लेकिन कविताओं के आस्वाद को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि धैर्यपूर्वक उनके भीतर उतरा जाए और बिना अपनी समझ आरोपित किए हुए उन्हें समझने का यत्न किया जाए।
वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में कविताओं के इसी रूप, महत्व और जरूरत को रेखांकित कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज हम कविता की आवाज के बारे में कुछ कहेंगे। ये वो आवाज है, यानी कविता की आवाज वो आवाज है जो आज के शोरो गुल और घमासान में, तुमुल कोलाहल में अक्सर अनसुनी जाती है। उसको पढ़ने वाले, गुनने वाले भी कम हैं और ज्यादातर की एक समस्या यह है कि वो सोचते हैं कि उन्हें कविता समझ में नहीं आती। तो कविता को समझने का उपाय क्या है? हमको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन हम उनका उपयोग करना या उनके साथ रहना बंद तो नहीं कर देते। नई टेक्नोलॉजी ही इतनी जटिल है कि हमारी समझ में नहीं आती। इस समय तो राजनीति भी इतनी जटिल है कि हमारी समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। लेकिन उन सब को तो हम अपने जीवन में जगह देते हैं, पर कविता को जगह देने में बड़ी हिचक है, इस कारण कि हमें समझ में नहीं आती। मुझे याद आता है एक बार भवन में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका नाम माधव सिंह सोलंकी था, आए थे। अब रूपंकर संग्रहालय में सामने ही अंबादास की एक सर्वथा अमूर्त चित्रकृति लगी थी। तो उन्होंने कुछ रद्द करने के भाव से पूछा कि इस चित्र का मतलब क्या है, ये काहे के बारे में? मैंने कहा साहब, ये किसी के बारे में नहीं है, ये खुद है। हालांकि उस समय तो मैंने नहीं कहा, पर यहां कम से कम आपसे तो कह सकता हूं कि क्या हम में से हर एक किसी के बारे में है? मैं अशोक वाजपेयी हूं, मैं किसी के बारे में नहीं हूं। मैं मनुष्यता के बारे में भी नहीं हूं, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत मनुष्यता मुझ में है। आप किसी के बारे में नहीं है, तो चित्र को या कविता को किसी के बारे में क्यों होना चाहिए? बहरहाल मुख्यमंत्री जी थोड़ा आगे चले। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी संगीत में कोई रुचि है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं शास्त्रीय संगीत का बड़ा शैदाई हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस संगीतकार को पसंद करते हैं? उन्होंने कहा भीमसेन जोशी को। उन दिनों लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड का चलन था, ये कैसेट तक नहीं आए थे। तो बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि आपने उनका राग मालकोंस सुना होगा, बंदिश पगला गंदे? उनका हाँ, मैंने कम से कम 20 बार सुना। तब मैंने उनसे पूछा कि सर, राग मालकोंस का क्या मतलब? मतलब राग मालकोंस का क्या मतलब? मैं कहा राग मालकोंस किसके बारे में है? ये तो बड़ा अटपटा सवाल है। मैंने कहा साहब, आप भीमसेन जोशी के राग मालकोंस को 20 बार सुन चुके हैं, यानी लगभग 10 घंटे आपने उसे सुना है, फिर भी राग मालकोंस का मतलब नहीं है, क्योंकि राग मालकोंस अपने आप है, वो किसी के बारे में नहीं है। तो एक तो कविता के बारे में इस नासमझी से मुक्ति पाना चाहिए कि हर कविता किसी न किसी के बारे में होती है,
हो सकता है वो किसी विषय पर शुरू होती हो, और अच्छी कविता जो होती है वो विषय से बिल्कुल दूर हटती हुई कहीं और चली जाती है। इसी तरह से कविता विचार का काव्यात्मक अनुवाद नहीं है। महान विचारों से महान कविता नहीं बनती। हालांकि अगर महान कविता है तो उसके पीछे कोई तुच्छ विचार भी नहीं हो सकता, वो महान विचार ही होगा। लेकिन बहुत सारे महान विचारों ने बहुत घटिया किस्म की कविता को जन्म दिया है। पर कविता स्वयं जीवन पर, मनुष्य के अस्तित्व पर, उसकी नियति पर अपने ढंग से विचार करती है। ये उसका अपना विचार है, पर कविता को उसके विचार में घटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कविता एक भाव सिक्त संरचना है। उसमें विचार विचार की तरह उपस्थित नहीं होता। वो अनुभव, भाव, संवेदना, तरह तरह के रूपाकारों में गुथा बंधा होता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि कविता भाषा में होती, यानी उसका जो सत्व है वो उसकी भाषिक संरचना में निहित होता है। और हम ये भी कई बार नहीं देख पाते कि कविता में शब्द शब्दों को पुकारते हैं, उनको बहलाते हैं, उनको लुभाते हैं, उनको दूर करते हैं, उनसे अलगाते हैं, कई बार उनमें धंस जाते हैं। तो शब्दों का ये जो खेल है, जो शब्दों का, कविता में खेल भी होता है, क्रीड़ा भी होती है। वो सिर्फ कोई बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कुछ करने वाला काम नहीं है। कविता पेड़ों पे नहीं उगती, यानी वो रची जाती है। जैसे पेड़ रचता है अपनी पत्तियों को, अपने फूलों को, अपने फलों को, वैसे ही कविता भी रचती है। कविता रचती है का मतलब है वो भाषा में रचती है। और फिर कविता कई तरह की होती है। ऐसी कविता होती है जिसका सार्वजनिक उपयोग किया जा सकता है, मसलन वंदे मातरम, जन जन गण मन अधिनायक, ऐसी ही कविताएं हैं। ये मूलतः कविताएं हैं। ऐसी भी कविता है जिसका हम मंत्र की तरह उपयोग करते हैं बहुत सारे अनुष्ठानों में। वैदिक काव्य ऐसा है। कविता बहुत लंबी हो सकती है, जैसे रामायण या महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। और कविता छोटे छोटे पद भी हो सकती है, जैसे कबीर के हैं। कबीर ने मसलन तुलसीदास की तरह रामचरितमानस नहीं लिखा, लेकिन तुलसीदास ने तो रामचरितमानस भी लिखा, और कवितावली और गीतावली आदि भी लिखे, विनय पत्रिका। और कविता में भावों का इतना संगुम्फन होता है कि उनमें से किसी एक भाव को अलगा कर उस पर अपनी समझ को केंद्रित करना बहुत सहायक नहीं होगा। यानी कविता कई तरह की होती है। कभी वो चीख होती है, कभी पुकार होती है, कभी प्रार्थना होती है, कभी सिसकी और विलाप होती है, कभी अट्टहास होती है, कभी व्यंग होती है, कभी सेलिब्रेशन और उत्सव होती है, कभी वक्तव्य भी होती है। ये कई रूप हैं कविता के, और उनमें से किसी भी रूप को दूसरे किसी रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा जीवन भरा पूरा करती हैं, वैसे कविता भी आपके जीवन को भरा पूरा करती है, कर सकती है, अगर आप उसको अवसर दें और आपके पास कुछ धीरज हो और आप अपनी समझ उस पर लादने की कोशिश न करें।
ना कोई बिगुल बजा, न सेनाएं उतरी और ना ही तोपें चली। बस बाजार आया और उसने जीवन पर अपना पूरा नियंत्रण कायम कर लिया। जीवन की हर चीज पर उसका कब्जा हो गया और वो हर शय की कीमतें तय करने लगा। वरिष्ठ व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में बाजार के इसी आक्रमण पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। दोस्तों, आज मुझे लगा कि अपना उपन्यास, जो मेरा उपन्यास पागल खाना है, पागल खाना से एक छोटा सा अंश, शुरुआती अंश पढ़ूं, क्योंकि दुनिया जिस तरह से बाजार के कब्जे में आ रही है, जब हमारा सब कुछ बाजार तय करने लगा है, सरकारें भी बाजार तय कर रहा है, सरकार के एक्शंस भी बाजार तय कर रहा है, तब ये अंश बहुत मौजू हो जाता है। और मैं ये दो छोटे से अंश पढ़ना चाहूँगा, छोटे छोटे बिल्कुल, तो मैं पढ़ता हूँ। पहला अंश है, बिल्कुल शुरुआत में ही है उपन्यास के। मनुष्य को कानों कान खबर नहीं हुई और जीवन पर बाजार का पूरा कब्जा हो गया। और ये सब कुछ इतने कौशल से हुआ कि स्वयं जीवन को भी एहसास नहीं होने दिया गया कि उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जीवन को तो अपनी पराजय का पता ही नहीं चला। वे लोग बाजार के कब्जे में आते चले गए और किसी को पता नहीं चला। ना वहां दुश्मन के दस्ते उतरे, ना कोई बिगुल बजा, ना कोई गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ, ना रणभेरी बजी, बस सीधे कब्जा हो गया। जीवन आज भी था, बल्कि कई मामलों में और जीवंत लगता था। कई मामलों में पहले से भी शानदार और गुलजार प्रतीत होता था। सब कुछ वही था, पर कुछ था जीवन का जो अब नहीं बचा था। अब भी सुबह होती थी, परंतु सूरज यूं ही हर किसी को फोकट में उपलब्ध नहीं था। रोशनी और धूप के लिए बाकायदा पेमेंट करना पड़ता था। अब कुछ भी मुफ्त नहीं था। नो फ्री लंचेस प्लीज। अब सूरज, चांद, सितारे भी बाजार का हिस्सा हो गए थे। अब सूर्योदय उन्हीं घरों में होता था जिन्होंने सूर्य का प्रीपेड कार्ड बनवा लिया था और समय पर इसे रिचार्ज भी करते रहते थे। बाजार ने सूरज को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था और ना तो बाजार की हथेलियां ही जली, ना ही उसकी हाथ की रेखाएं जली। बाजार की पकड़ बेहद ठंडी थी, या कि बाजार के समक्ष सूरज का तेज ही ठंडा पड़ गया था, कहना कठिन है। जो भी हो, अब रोशनी के सर्वाधिकार बाजार के पास थे। तो क्या आदमी के हाथ बस अंधेरा रह गया था? नहीं, अब अंधेरा भी बाजार के कब्जे में था। अंधेरे को भी अलग अलग तरीके की स्कीम निकाल रखी थी बाजार ने। अब पैसा देकर इस अंधेरे को अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब अंधेरे आनंददायक भी हो सकते थे, मादक भी, स्वप्निल भी, उत्तेजक भी। और किसी और के इलाके या घर को यदि गहन अंधकार में डुबाना हो तो बाजार उसकी व्यवस्था भी कर सकता था। यहां तक कि बाजार अंधेरे की अंतरराष्ट्रीय सुपारी तक ले सकता था और किसी पूरे के देश को अंधेरे में डुबोया जा सकता था, बशर्ते कि बाजार को इसमें अपने फायदे की कोई स्कीम नजर आए। अंधेरा बाजार की ताबेदारी में था। अंधेरे में रहने को अभिशप्त लोग भी, जो अंधेरे में रहने को अभिशप्त लोग हैं, वे भी अब अंधेरे में सुरक्षित रहने के लिए बाजार के निर्भर हो गए थे, क्योंकि बाजार उन्हें चमकीली चप्पलें बेचता था। चांद, तारे, दिन, रात, प्रकाश, अंधकार, मौसम, सांसें, सब बाजार के कब्जे में चली गई थी और जाती चली जा रही थी। इस तरह जब बाजार पूरी कायनात को ही अपने कब्जे में लेने के लिए 10 दिशाओं में एक साथ बढ़ रहा था, तब की कहानी है जिसमें हम रह रहे हैं इन दिनों। और बाजार एक बाढ़ की तरह आया।
बस्ती में बाढ़ आ गई, सब तरफ बाजार चढ़ गया। जैसे बाढ़ चढ़ती है ना, ऐसा सब तरफ बाजार चढ़ गया। बाढ़ थी, जीवन सब तरफ बाजार से घिर गया था, सब तरफ बाजार का प्रवाह था। हंसना, बोलना, व्यवहार, खान पान, साहित्य, संस्कृति, लोक, धर्म, विचार, संगीत, सब विचार बाजार के रेले में, बाजार के तेज रेले में बह रहे थे। बाढ़ आ गई थी तो बस्ती को तो डरना था, पर नहीं, ये समय का गजबपन था कि बस्ती इसी बात का उत्सव मना रही थी कि देखो बस्ती में बाढ़ आई है। बाजार तो कितना यहां तक आ गया। बाजार का यही तो सिद्धांत है, फैलती है तो सब कुछ उसकी चपेट में आ जाता है। बाजार अब तो वहां तक आ गया था जहां पहले कभी बाजार था नहीं। बाजार बस्ती में घुस आया था, बाढ़ बस्ती में आ गई थी और सारी बस्ती इस बात की खुशी मना रही थी, इसे तमाशा मानकर किनारे खड़े होकर इसका मजा ले रही थी कि अचानक बाजार उठा। बाजार का पानी, बाढ़ का पानी अचानक और तेजी से बढ़ने लगा और सबसे पहले वो किनारे खड़े भोले वाले तमाशबीन उसकी चपेट में आ गए। फिर गलियां, मोहल्ले, बस्तियां, सड़कें, चबूतरे, चौखटें, दरवाजे सब डूब गए, सब डूबे। पहले तो घर डूबे, फिर संबंध सबसे पहले डूबे, फिर दोस्तियां गले गले तक इस मटमैले पानी में आ गईं। फिर संबंध, फिर बोर्ड, होर्डिंग्स और विज्ञापनों का कीचड़ हर मकान में घुस गया। घरों की अपनी पहचान गुम हो गई। सब तरफ बस बाजार ही बाजार लहरा रहा था। लहरें ऊंची थी। बस्ती के लोग इसे भी कोई खेल समझे। वे बाढ़ के शुरुआती पानी में खूब छप छप करके खेले। इसे वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन माना उन्होंने। बाढ़ का उत्सव मनाने लगे। क्या बात है, बाजार आ गया, वाह 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 वाह। अब तो कितना गजब का इंतजाम है कि चीजें अब सीधे आपके दरवाजे घुसकर बेची जा रही हैं। एक बार धीरे से बोल भर दो, सामान को सीधे घर आकर, वो भी खासे डिस्काउंट पर डिलीवर कर रहे हैं। और आदमी को भला चाहिए क्या? देखो कि पानी के लिए अब हमें नदी तट पर नहीं जाना पड़ रहा, नदी स्वयं हमारे दरवाजे आ गई है और आप इसे बाढ़ 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 का फालतू शोर मचा रहे हैं। पर सनई सनई जब यही पानी टखनों तक चढ़ता हुआ उनकी कमर तक आ गया तो उत्सव मनाती भीड़ में कुछ लोग चौंके। पर इनको बाकी समझदारों ने समझाया कि यदि वही आदमी थोड़ा सा तैरना सीख जाए और प्रवाह के साथ बहना सीख जाए तो बाढ़ ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बाढ़ घर में घुस आई, लोग छतों पे चढ़ गए। मार्केट फ्रेंडली समझदारों ने समझाया कि यदि हम छत पर रहने के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लें इस मामूली परेशानी के साथ, तो बाजार का बस्ती में यूं घुसाना कई लिहाज से बहुत अच्छा है। पर कोई इस बात पर पूछने की उनसे हिम्मत नहीं कर रहा कि यदि बाढ़ छत पर भी चढ़ गई तो इस बस्ती का क्या होगा। और जब सारी बस्ती छत पर थी और सारे घर बाजार के कब्जे में थे, ये वो समय है, आपको तय करना है दोस्तों कि यहां से कहां जाना है। ताना बाना में आज बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।